हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो जो आप देख रहे हैं इसमें हम लोग देखने वाले हैं हिंदी लिटरेचर के बारे में। MSD 05 यानी कि अगर MA में अगर खास करके इग्नू में कर रहे हैं तो एक आपका जो सेकेंड ईयर का विषय होता है MSD 05, ठीक है। तो उस पेपर को आज हम लोग देखने वाले हैं। क्या है? साहित्य सिद्धांत और समालोचना। तो इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो किस तरह से उस क्वेश्चन को किया जाता है, उसका उत्तर किस तरह से लिखेंगे आपका, ताकि आपको अधिक से अधिक मार्क्स भी मिले और आपका जो भी उत्तर लेखन शैली है, ठीक है, उसमें आप उसमें सुधार कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। काफ़ी सारा प्रश्न भी यहाँ पे है। प्रश्न से आप क्या समझते हैं? संस्कृत और हिंदी में काव्य लक्षण संबंधी जो है चर्चा का उल्लेख कीजिए। तो चलिए इसका उत्तर आप किस तरह से लिखेंगे? तो इसका उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं कि काव्य लक्षण का जो एक परिभाषा होता है ना, आखिर काव्य लक्षण किसे कहते हैं? तो काव्य लक्षण से तात्पर्य है कविता की विशिष्टताएं, यानी कविता में विशिष्ट चीज़ क्या होता है ना, उसका स्वरूप, विवेचन, उनकी परिभाषा। किसी वस्तु अथवा विषय के असाधारण अर्थात विशेष धर्म का कथन करना उसका लक्षण कहलाता है। यानी कि लक्षण हम लोग किसको कहते हैं? कि कोई गुण या दोष, कोई भी प्रकार की उसमें कुछ क्वालिटी रहेगा विशेष प्रकार की, तब ना हम लोग कहेंगे, तो वही लक्षण है। लक्षण निर्धारण करते समय इस बात का ध्यान रखना अनिवार्य है कि उसे विवेच्य विषय वस्तु का ऐसा विशिष्ट गुण निर्दिष्ट किया जाए जो केवल उसी पदार्थ में विद्यमान हो। प्राय लक्षण दो प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे बताया कि लक्षण कितने प्रकार के होते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे जो याद करने लायक जो डेटा है वो सब भी आप यहाँ पे देख लीजिए, और आपको जो भी आंसर में आप देंगे जिससे आपका आंसर ज़्यादा प्रभावशाली होगा वो सारा चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लक्षण कितने प्रकार बताया गया है? दो प्रकार का, स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण, ठीक है। तो स्वरूप लक्षण से क्या समझते हैं? तो देखिए, स्वरूप लक्षण जो होता है में वस्तु के स्वरूप में अंतर्भूत मूल गुण का उल्लेख होता है, और जो तटस्थ लक्षण होता है में इतर मतलब तटस्थ जो लक्षण होता है उसमें क्या होता है? इतर व्यार्थक धर्म का मतलब उसमें उल्लेख होता है। लक्षण का प्रमुख प्रयोजन क्या होता है? अगर बोला जाए लक्षण क्या आखिर क्या उद्देश्य है, प्रयोजन क्या होता है, तो लक्षण का प्रमुख प्रयोजन होता है समान जाति और विषम जातीय अन्य पदार्थों से विभेद करना, अथवा व्यवहार जो होता है का परिवर्तन करना, मतलब व्यवहार में परिवर्तन करना। ये सारा जो है लक्षण का उद्देश्य होता है। भारत आर्यों ने सूक्ष्म और जो अति इंद्रिय जो होता है विषयों की विवेचना, जैसे कि ब्रह्म विद्या जैसे विषय में लक्षण विधियों का प्रयोग किया है। भारतीय दर्शन में सत्य ज्ञान अनंत ब्रह्म जैसे सूत्र वाक्यों में, सूत्र वाक्य हम लोग किसको कहते हैं? सूत्र वाक्य मतलब जो सूत्र, जैसे मंत्र होता है, छोटे शब्दों में लिखने का जो ये रहता है उस सबको सूत्र वाक्य कहते हैं, यानी संक्षिप्त वाला। में ब्रह्म का स्वरूप लक्षण निर्धारित किया गया है। तो जन्माध्यस्थ अतः यदि सूत्रों में उसके तटस्थ लक्षण का विवेचन किया गया है, ठीक है, कि प्रणाली भारतीय दर्शन से भारतीय काव्य शास्त्र में आई है। यानी कि जो ये लक्षण परंपरा कैसे आई है, कहाँ से आई, तो आप देख रहे हैं कि भारतीय दर्शन से पहले था, यानी फिलोसफी वाला में था, फिर हमारे काव्य शास्त्र में आया, यानी कि साहित्य में आया, है ना। अब काव्य लक्षण में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। तो यहाँ पे पूछा था, एक ही प्रश्न है लेकिन वहाँ पे दो प्रश्न आपका पूछा गया था ना। काव्य लक्षण में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए, क्या क्या? तो पॉइंट वाइज यहाँ पे दिया हुआ आप देख सकते हैं। उसमें क्या है? पहला नंबर तो उसमें अतिव्याप्ति दोष नहीं होना चाहिए, अर्थात विषय का अनावश्यक विस्तार नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या? उसमें अव्याप्ति दोष भी नहीं होना चाहिए, अर्थात उसमें काव्य की सभी विशेषताएं बतानी चाहिए, कोई विशेषता छूटनी नहीं चाहिए। यानी यहाँ पे एक अतिव्याप्ति है और एक अव्याप्ति है, दोनों में आपको डिफरेंट करना। अतिव्याप्ति मतलब अति नहीं करना है, ज़्यादा नहीं करना है। अव्याप्ति मतलब कम नहीं करना है, मतलब जितना चाहिए उतना दे देना है, थोड़ा कम उल्लेख मत कीजिए, ठीक है। तो दोनों में आपको वर्ड में भी अंतर समझना है, ठीक है। तीसरा पॉइंट में आप देखेंगे कि वह सार गर्भित, संचित, सूत्रबद्ध तथा अर्थवान होना चाहिए। चौथा पॉइंट जो विशेषता है वो आप देखेंगे उसमें कोई पारिभाषिक शब्द नहीं होना चाहिए जिससे कि समझने में कठिनाई हो। पारिभाषिक शब्द हम लोग किसे कहते हैं? ऐसा जिसकी परिभाषा दी जानी आवश्यक हो। जैसे आप अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र की परिभाषा की, अर्थशास्त्र क्या है इसका एक परिभाषा दिया जाता है ना। जैसे समाजशास्त्र, इस तरह का कोई वर्ड जो परिभाषिक है, यानी कि यहाँ पे परिभाषिक शब्द की आवश्यकता नहीं। जैसे अच्छा बुरा, ये सबको जरूरत नहीं पड़ता है ना।
ठीक है। पांचवा जो देखेंगे लक्षण तार्किक, स्पष्ट और सहज बोधगम्य होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, तार्किक होना चाहिए और साफ साफ होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए कि ये क्या बोल रहा है। ठीक है, इस तरह से है संस्कृत काव्य शास्त्र में काव्य लक्षण प्रस्तुत करने की परंपरा प्रारंभ से ही मिलती है। सर्वप्रथम भारत की जो आदि आचार्य भरत मुनि ने नाटक, भरत मुनि की जो नाटक थे आप जानते हैं, नाटक पर आधारित काव्य लक्षण प्रस्तुत किए। मृदु ललित पदावली, गुण शब्दार्थहीनता, सर्व सुगमता, युक्तिमता, रस प्रभाविता करने की क्षमता, वहीं से सारा चीज यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद जो है भामा है, भामा का नाम है जो भारतीय जो काव्य शास्त्रियों हैं, तो यहाँ पे बोला है भारतीय काव्य शास्त्रियों के बारे में भी उल्लेख किए जिन्होंने लक्षणों के बारे में, काव्य लक्षणों के बारे में प्रयोग किया है। तो पहला नाम तो आप देख लिए कौन, जो भरत मुनि जी है वो। उसके बाद जो आप देख रहे हैं भामा। ठीक है, आपको नाम भी याद रखना है क्योंकि आप जब इसका बारे में आंसर लिखेंगे तो उसको आपको लिखना पड़ेगा ये सब नाम। ठीक है, तो भामक इनके अनुसार शब्द और अर्थ का सहित जो होता है भाव काव्य कहलाता है। शब्दार्थ सहितो काव्यम, इन्होंने संस्कृत में लिखा है शब्दार्थों सहितो काव्यम, दैट मीन्स क्या हो गया, जो है शब्द और अर्थ का सहित भाव, मतलब एक साथ जो भाव करे शब्द और अर्थ का, उसी को जो है काव्य कहलाता है ना। उनका यह लक्षण केवल काव्य पर घटित नहीं होता है, प्रत्येक प्रकार के सार्थक कथन पर, अपर लोकवार्ता और शास्त्र कथन पर भी यह घटित होता है। ठीक है, यानी कि सारा चीज के साथ ये अप्लाई हो रहा है। दूसरा जो यहाँ पे भारतीय काव्य शास्त्रियों में देखेंगे वामन का नाम, तो पहला आपने भरत मुनि देखा, दूसरा आपने भामर देखा और तीसरा आप देख रहे हैं जो है गमन। ठीक है, काव्य उस शब्दार्थ को कहते हैं जो दोष रहित हो, यानी जिसमें दोष ना हो तथा जिसमें गुण नित्य रूप से और अलंकार अनित्य रूप से विद्यमान हो और इसकी आत्मा है रति। यानी कि वामन मानते हैं कि कोई भी जो काव्य होता है, ठीक है, काव्य शास्त्र की जो आत्मा होती है ना वो रीति होती है। रीति मतलब सजावट होता है, लेकिन वहाँ पे सजावट भी एक मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एक मतलब मर्यादा में ही होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो अन्य जो है उसमें दांडी का नाम प्रमुख आता है। इनके अनुसार इष्ट जो है अर्थ में, अर्थ से परिपूर्ण पदावली काव्य का शरीर है। शरीर शब्द इष्टार्थो वर्धिचना पदावली, इष्ट अर्थ से उनका तात्पर्य है अलंकार जन्य आह्लाद, यानी कि माना जा सकता है। ठीक है, यहाँ से उन्होंने संस्कृत वर्ड में भी कुछ कुछ मतलब वाक्य दिया हुआ है, तो मैं भी अगर वाक्य ये सारा भी आप ऐड करते हैं तो ठीक है, अगर नहीं भी लिख पाते लेकिन थोड़ा बहुत तो दंडी ने क्या मतलब रखा है अपनी राय, वो थोड़ा बहुत तो यहाँ पे कुल मिला के आपको बताना है। कुंतक है भारतीय, वो भी उनने क्या बोला है, परस्पर संबद्ध शब्द और अर्थ काव्य कहलाते हैं। इस काव्य लक्षण में वक्रोक्ति पर बल दिया गया है जो कि परिभाषिक शब्द होने के कारण सुगम नहीं है। यानी कुंतक जो है वहाँ पे वक्रोक्ति वाले शब्दों पर ज़्यादा मतलब घुमा फिरा के जो बातें होता है उस तरह की परिभाषिक शब्दों पर ज़्यादा जोर देता है। और कहने का मतलब जो आप जानते हैं कि पहले ही बताया गया था उसके लक्षण में कि कोई भी काव्य की जो भाषा या लक्षण होता है उसमें परिभाषिक शब्द नहीं होना चाहिए। हालांकि कुंतक थोड़ा सा तब इस दिशा में वो अच्छे नहीं माने जा सकते हैं। उसके बाद मम्मट है। मम्मट प्रस्तुत काव्य लक्षण, तो मम्मट क्या करते हैं कि प्रस्तुत काव्य लक्षण है तदोस्त शब्दोथो शगुन वर्णलंकृति पुनः कवापी, अर्थात दोष रहित और गुण तथा अलंकार सहित शब्दार्थ का नाम ही काव्य है। तो उन्होंने काव्य की क्या परिभाषा दी है, तो ये सारा आप देखिए। ठीक है, मतलब दोष रहित और गुण तथा अलंकार सहित, यानी कि उसमें दोष नहीं होना चाहिए, केवल गुण होना चाहिए। और क्या हो गया अलंकार सहित, तो उसमें कुछ अलंकार के भी तत्व होने चाहिए। जैसे अलंकार हम लोग कोई भी काव्य आप जानते हैं कविताओं में अलंकार की काफ़ी मतलब महत्व है। ठीक है, तो उस तरह से होना चाहिए, अलंकार का महत्व मम्मट ने काफ़ी दिया। विश्वनाथ जी हैं, विश्वनाथ क्या कहते हैं, विश्वनाथ प्रस्तुत काव्य लक्षण उनके अनुसार क्या है, वो कहते हैं कि वाक्य रसात्मक काव्यम, अर्थात ऐसा वाक्य जिसकी आत्मा रस है। यानी कि यहाँ पे विश्वनाथ जी जो है रस, वाक्य में रस चीज को देखते हैं। ठीक है,
और जगन्नाथ जो है, जगन्नाथ इसके द्वारा प्रस्तुत काव्य लक्षण है क्या? रमणीय यथा प्रतिपादक शब्द काव्यम, अर्थात वह शब्द जो रमणीयता का प्रतिपादक है काव्य कहलाता है। यानी कि वो उन्होंने काव्य में एक रमणीयता यानी कि इंटरटेनमेंट को देखा है। ठीक है, इस तरह से आप देखेंगे संस्कृत काव्य शास्त्र के काव्य लक्षणों की जो परंपरा है पर ध्यान केंद्रित करते हुए हम कह सकते हैं कि पंडित राज के जो काव्य लक्षण में मम्मट और विश्वनाथ के काव्य लक्षणों में मौजूद जो शास्त्रीयता का जो परिहार किया गया है, परिहार मतलब वहाँ पे वो मिलता है। ठीक है, विश्वनाथ जो रस को काव्य की आत्मा मानते हैं, उसी जो आधार पर जो काव्य लक्षण प्रस्तुत करते हैं, तो पंडित राज का जो काव्य लक्षण अपनी व्यापकता के कारण ही आज जो भी बहुतों को ग्राह्य है, मतलब वो समझ पा रहे हैं, वो ग्रहण कर रहे हैं। उनकी जो रमणीयता की अर्थ सीमा बहुत खुला क्षेत्र देती है। सभी ललित कलाओं का जो सौंदर्य है इसमें आ जाता है। कहा जा सकता है कि जो आज भी पंडित राज का जो काव्य लक्षण है नकारने की चीज़ नहीं है, नई युग संदर्भों में विचार करने की चीज़ है। ठीक है, इस तरह से आपने इसको देखें। अब फिर जो यहाँ पे आप देख रहे हो कि हिंदी काव्य शास्त्र का आरंभ कब से होता है, इसकी शुरुआत कब से हुई, तो हिंदी काव्य का आरंभ द्विवेदी युग से होता है। आदिकाल और जो भक्ति काल में जो काव्य की स्वरूप संरचना आदि पर विधिवत विचार नहीं हुआ था। तुलसीदास के जो थे कि कतिपय कथनों जैसे कि सहज कविता करित विमल सोई भर पाए सुजान, या कृति भनित भूति बल सोई सुर सरी सम शुभ कर हित होई, ये सारा जो वाक्य और पंक्तियाँ लिखे थे तुलसीदास जी ने, उस सब उस समय मिला। मैं केवल काव्य लक्षण और काव्य प्रयोजन के संकेत मिले, उसमें ज़्यादा कुछ विस्तार से नहीं मिला। फिर रीतिकालीन जानते हैं, रीतिकालीन कवियों ने स्वयं को आचार्य भले ही कहा, रीति ग्रंथ या लक्षण ग्रंथ भले ही लिखे हो, पर उन्होंने स्वतंत्र चिंतन नहीं किया। यानी कि वहाँ पे जो रीतिकाल आया वहाँ के कवियों ने स्वतंत्र रूप से कुछ ऐसा नहीं कहा जो मतलब लिखा जिससे कि हम लोग इस चीज़ को मान लें। ठीक है, उनकी रचनाएं संस्कृत काव्य जो शास्त्र की नकल मात्र है, यानी नकल करने जैसा, मम्मट विश्वनाथ आदि की उक्तियों का रूपांतर है। ठीक है, जो भी मम्मट ने लिखा विश्वनाथ ने लिखा हूबहू वही सबको इधर उधर करके पलटा उल्टा के लिख दिया। अब दौर आता है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की, तो उनके लेखकों में देखेंगे लेखों द्वारा रसज्ञ रंजन नामक पुस्तक में कविता के संबंध में कुछ विचार व्यक्त किए हैं। उन्हें कविता को समाज तथा सामाजिकता से जोड़ा है। उनका विचार है कि कविता की भी भाषा बोलचाल की भाषा होनी चाहिए, गद्य और पद्य की भाषा एक होनी चाहिए, कविता को सदा प्रत्ययमूलक और राग युक्त होना चाहिए। और क्या कहा है कि कवि को, कोई भी कवि होता है ना, तो अर्थात का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए कि सच्चाई का जो भी वो कर रहे हैं उसमें केवल काल्पनिकता ही नहीं होनी चाहिए, कल्पना का प्रयोग भी होना चाहिए हालांकि। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल उसके बाद आते हैं, तो पहले हिंदी के विद्वान हैं जिन्होंने कविता के संबंध में मौलिक गंभीर एवं सुचिता से विचार व्यक्त किया और बताए क्या कि आचार्य शुक्ल ने काव्य लक्षणों की परंपरागत शब्दावली का जो है अनुसरण करते हुए कविता को शब्द विधान माना। कविता को क्या? कविता को शब्द विधान माना उन्होंने। फिर हिंदी की छायावादी आता है, जानते हैं 1936 जो 1916 के बाद से ही हालांकि शुरू हो गया। छायावादी कवियों ने काव्य लक्षणों पर नए ढंग से विचार किया। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने स्वतंत्रतावादियों के ढंग पर काव्य की परिभाषा दी कि कविता जो है, उनकी कविता आप देखेंगे विमल हृदय का उच्छ्वास है, मतलब हृदय से ही निकला हुआ स्वतंत्र रूप से। तुम विमल हृदय उच्छ्वास और मैं कांति कामिनी कविता काव्य अभिव्यक्ति है। यह धारणा प्रसाद है, पंत है, महादेवी वर्मा जी हैं भी, ये सारे एक ही प्रकार के रचना, इसलिए इन चारों को छायावादी के चार स्तंभ भी माने जाते हैं ना। छायावादी की कवि जो आलोचकों ने पश्चिम को पढ़ा समझा, तो ये कवि केवल अपने क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रहे, वो पश्चिम के जितने भी राइटर थे, यूरोप वाला सब, जर्मन वाले सब, उस सब से भी उनके भी रचनाएं पढ़ा समझा। ठीक है, पर वे नकल की प्रवृत्ति नहीं हुए, वो उनके नकल नहीं करते थे, अपने से गढ़ गढ़ के बनाए। छायावाद के आत्मा विभक्ति सिद्धांत में व्यक्तिक अनुभूति पर अधिक बल देने के कारण इनकी जो दृष्टि है कवि केंद्रित रही, काव्य केंद्रित नहीं।
यानी कि यहाँ पे कवि केंद्रित रहा, यानी कि काव्य ने अपने कल्पना किए, रचे, केवल काव्य रचने के लिए वो काव्य के संदर्भ में नहीं किया कि व्यक्ति केंद्रित यहाँ पे कह सकते हैं, है ना, कि लोगों के लिए। फिर उसके बाद का दौर जानते हैं कि आता है आपका प्रगतिवादी, आता है प्रयोगवाद, आता है वो सारा चीज़ आता है। तो प्रगतिवादी काव्य चिंतन में कविता की जो व्याख्या है उसको विकासमान सामाजिक वस्तु मान करके गई, ऐसी वस्तु जिसका सृजन व्यक्तिगत प्रयास का परिणाम होते हुए भी मूलतः सामाजिक एवं सांस्कृतिक भूमि पर केंद्रित होता है। ठीक है, प्रगतिवादी नाम से ही लगता है कि नहीं ये विकास की बात कर रहा है, तो बस ऐसा ही वहाँ पे विकासमान चीज़ यहाँ पे देखने को मिलता है। गजानन माधव मुक्तिबोध ने कहा अभी क्या, काव्य एक सांस्कृतिक प्रक्रिया है। आज का जो कवि है भावों के अन्यास स्वच्छंद अप्रतिहत प्रभास से नहीं हो बहता है। ठीक है, तो प्रयोगवादी तथा उसके बाद जानते हैं प्रयोगवादी के बाद जो प्रगतिवादी आता है, उसके बाद प्रयोगवादी, उसके बाद नई कविता। तो नई कविता आता है, उसमें देखेंगे कि नई कविता के कवियों आलोचकों ने काव्य को नए ढंग से परिभाषित किया। उनका कहना है कि युग परिवेश की नवीनता काव्य चिंतन के पूरे परिप्रेक्ष्य को बदल देता है। श्री लक्ष्मीकांत वर्मा जो है वो नई कविता की प्रसिद्ध सिद्धांतकार और कवि हैं। कौन, अगर पूछा जाए आपको नवी कविता का एक दो कवि के बारे में आप लिखिए तो उसमें से नाम आप दे सकते हैं श्री लक्ष्मीकांत वर्मा। ठीक है, उनके विचार से कविता, उन्होंने क्या कहा कविता के बारे में, तो उन्होंने कहा कि आत्मपरक, अनुभूतिपरक, रागात्मक और अभिव्यंजना परक होना चाहिए कविता, और नई कविता लघु मानव के लघु परिवेश की सच्चाई अभिव्यक्ति ये करने में समर्थ होती है। ठीक है, ये सारा उन्होंने कहा। अब फिर देखेंगे कुंवर नारायण का मत। कुंवर नारायण कहते हैं कि कविता मेरे लिए कोई भावुकता की हाय हाय ना होकर यथार्थ के प्रति एक प्रौढ़ प्रतिक्रिया की मार्मिक अभिव्यक्ति है। ठीक है, मतलब दिल से, मन से। ठीक है, मार्मिक मतलब बहुत, मतलब बोलते हैं ना माइल्डली। ठीक है, नम्रता से। और विजय देव नारायण शाही हैं, वो कहते हैं कि कविता को कवि भावनाओं तथा परिवेशगत संघर्ष की उपज माना जाना चाहिए। ठीक है, नए परिवेश के कारण जो है अनुभूति की जटिलता और संवेदनात्मक जो उलझाव है बढ़ा हुआ था ना, और यही आज की जो कविता का मूल जो है आंतरिक तत्व है, यानी आंतरिक तत्व होना चाहिए। ये सारा चीज़ जो है इन्होंने माना। अब जो हम लोगों ने चर्चा किया ऊपर में, ठीक है, तो इन चर्चाओं में आप देखें कि इन चर्चाओं से जो निष्कर्ष निकलता है वह यह है कि संस्कृत और हिंदी के काव्य लक्षणों में जो परिवर्तन घटित होते रहे हैं उसका कारण जो है काव्य की रगात्मकता न होकर रागात्मक संबंधों की बदलती प्रणालियाँ हैं। सच में, और क्या है कि बाह्य आंतरिक वास्तविकता से गहरा रिश्ता इन जो रगात्मक प्रणालियाँ हैं, रगात्मक मतलब क्या है कि एक रेग के साथ जो होता है, एक मतलब कोई मतलब एक विशिष्ट शैली जो आता है ना, वो प्रणालियों में बदलाव से ही निर्धारित होता है। जैसे जैसे जीवन जटिल हुआ, काव्य में भी जटिलता बढ़ी। इस काव्यानुभूति की जटिलता का जो कवि कर्म पर गहरा प्रभाव असर पड़ा। ठीक है, और इसलिए जो काव्यानुभूति की जो बनावट पर विचार किए बिना हम कविता की परिभाषित नहीं कर सकते। इस तरह से आप इसका ही कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और जो है आप जो भी अपना उत्तर लिख रहे हैं उसमें कुछ चीज़ नया पॉइंट आपको देखने को भी मिल रहा होगा, और कैसे लिखेंगे और थोड़ा सा पता चल जाएगा। ठीक है।